हेलो दोस्तों, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रायद्वीपीय भारत के पठार में हम दो शब्द देख रहे हैं, एक है प्रायद्वीप, एक है पठार। अब देखिए दोनों शब्दों को हम समझेंगे। प्रायद्वीप क्या है, पठार क्या है। प्रायद्वीप वो स्थल का भूभाग होता है जो जल के तीनों तरफ से घिरा हुआ हो। आप देख सकते हैं भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, इसके इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। ठीक है, तो वह भूभाग जो जल भाग से तीन तरफ से घिरा हुआ हो उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, अब आइए पठार के बारे में। देखिए पठार वो होता है पर्वत का जब ऊपरी शिखा जो होती है वो कट छट जाती है, यानी वो समतल हो जाता है, एक समतल मैदान का निर्माण हो जाता है पर्वत पर जाकर के, तो उसे हम बोलते हैं पठार। यानी ये पठार भी होता है, ये भी एक उच्चावच होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 3000 से 4500 मीटर तक होती है। इसलिए पर्वत की श्रेणी में इसलिए नहीं रखते हैं कि पर्वत पे रहने योग्य स्थान नहीं होता है, लेकिन जो पठार होता है पठार पर मानव के रहने योग्य स्थान होता है और यह मानव के लिए एक वातावरण अनुकूलित जगह प्रदान करता है और यहाँ पर मानव अपने मानवीय गतिविधियों का संचालन करता है। ठीक है, आइए हम पढ़ लिए प्रायद्वीपीय भारत और पठार के बारे में। देखिए हमने यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत। ये हमें कुल मिलाकर 12 पॉइंट है, जैसे में अरावली श्रेणी, मालवा पठार, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, छोटा नागपुर पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, दक्कन ट्रैप, अन्नामलाई, बस्तर का पठार, शिलोंग पठार। हमें इतने 12 भागों का अध्ययन करना है। आइए अब देखते हैं ये जो देखिए ये आज जो हम पढ़ेंगे ना ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप दोस्तों एकदम नोट अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर डालिए। आइए अब हम देखते हैं यहाँ ये देखिए जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ना ये त्रिभुजाकार है। आप देख सकते हैं एक अनुमान लगा, ये क्या है, त्रिभुजाकार है और ये त्रिभुजाकार है और हमें ये पता है कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आप पढ़ेंगे गोंडवाना लैंड क्या है, दो तरह का हम लैंड पढ़ते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, एक होता है गोंडवाना लैंड, एक होता है अंगारा लैंड। ये होता है 0 डिग्री के ऊपरी भाग को हम अंगारा लैंड और 0 डिग्री के दक्षिणी भाग को हम क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। अब देखिए यही दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका का ये जो यहीं से कटा हुआ भाग है भारत, तो ये किस में आता है, गोंडवाना लैंड के हिस्से में आता है। यानी जो हमारा जो दक्षिणी भारत है ये दक्षिणी अफ्रीका के से कट करके अलग हुआ है। जो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट से कट के अलग हुआ है। क्लियर हो गया। आइए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखिए 2-3 पॉइंट हर एक पॉइंट देखिए। ये है अरावली पर्वत श्रेणी। कौन है, अरावली पर्वत श्रेणी। देखिए जो अरावली पर्वत श्रेणी है, पहला पॉइंट लिखिए, गुजरात में एक पालमपुर, कौन सा स्थान है, गुजरात में एक पालमपुर जगह है, वहां से शुरू होती है। कहां शुरू होती है, ये गुजरात के एक पालमपुर जगह से शुरू होती है और ये दिल्ली में दिल्ली रीज तक जाती है। कहां तक जाती है, दिल्ली में एक रीज है वहां तक जाती है। 2 पॉइंट हो गए। और इस जो अरावली पर्वत है ना, अरावली पर्वत का जो विस्तार है सबसे ज्यादा राजस्थान में है। तीसरी पॉइंट। चौथी पॉइंट में राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू। कौन सी जगह है, माउंट आबू। माउंट आबू पे एक शिखर है, गुरु शिखर। ठीक है, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर चोटी है। क्लियर। आइए ये बात समझिए। देखिए ये बात, इसकी बाद की जो बात है ना हम देखेंगे क्या। देखिए ये है अरावली पर्वत हो गई। अब देखिए जो ये पश्चिमी घाट है, देखिए जो ये हमारा दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत का ये पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट देखिए पश्चिमी घाट का जो ढाल है पूरब की तरफ, किधर है, पूरब की तरफ है। ठीक है, और यहाँ 2-3 पहाड़ी है, जैसे क्या है, विंध्यन पहाड़ी है, सतपुड़ा पहाड़ी है। तो ठीक है ना, यहाँ देखिए मालवा पठार, तो मालवा पठार का जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है। उसके बाद से जो यहाँ आपका विंध्यन पर इसका पश्चिम की तरफ ढाल है, सतपुड़ा का भी पश्चिम की तरफ ढाल है। और आप देख रहे हैं जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का ढाल पूरब की तरफ। आइए हम एक बात समझते हैं कि हम ढालों का निर्धारण कैसे करते हैं। जैसे हमने अभी बताया आपको
कि ये मालवा पठार है, मालवा पठार का ढाल ढाल उत्तर की तरफ है, ये सब सतपुड़ा और विंध्य का पश्चिम की तरफ है, पश्चिमी घाट का। देखिए दोस्तों, जो पर्वतीय क्षेत्रों का ढाल का निर्धारण होता है ना, तो हम नदियों के प्रवाहित क्षेत्र से करते हैं। मतलब नदियों का जो अपवाह तंत्र होता है, इस अपवाह तंत्र से हम किसी पर्वत या पठार के ढाल का निर्धारण करते हैं। तो आप देख रहे हो जो मालवा पठार है ना, मालवा पठार के जो नदियां हैं जैसे कोसी और आपके चंबल नदियां जहाँ बेतवा देख रहे हैं, इनकी ढाल किधर है? उत्तर की तरफ। तो हम कहते हैं कि मालवा पठार का ढाल उत्तर की तरफ है। ठीक है, जैसे इन सबों का हम इन दोनों पर्वतों विंध्य और सतपुड़ा के देखें, यहाँ दो नदियां निकलती हैं, किसी पश्चिम की तरफ, इनका ढाल पश्चिम की तरफ है। फिर हम कह सकते हैं कि पूर्वी घाट जितनी सारी नदियां निकलती हैं सब देखिए, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, पूर्व की तरफ बहती हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट का ढाल है किधर, ये पूर्व की तरफ है। अब बात आइए हम आइए अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए हम यहां से पढ़ने से पहले सतपुड़ा देखिए, सतपुड़ा जो है एक भ्रंश घाटी है। देखिए भ्रंश घाटी क्या होती है? वो घाटियां जो दो पर्वतों के बीच की जो घाटी है उसको हम भ्रंश घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो घाटी जो दो पर्वतों के बीच की होती है उसे हम भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो यही है भ्रंश घाटी। ठीक है, आइए अब देखिए, इन दो भ्रंश घाटियों में नर्मदा और ये तापी नदियां हैं। हम एक एक बात चर्चा करेंगे। अब इनके चर्चा करने से पहले देखिए, हम पहले मालवा पठार की चर्चा करें। देखिए मालवा जो पठार है ना, ये मालवा पठार है, ये मालवा पठार ज्वालामुखी लावा से बना हुआ है। किस लावा से बना हुआ है? ज्वालामुखी लावा से बना हुआ है। और यह सबसे पुराना पठार है। ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी से बहुत सारे लावा निकलता है और लावा निकलने के कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा काली मिट्टी का विस्तार हुआ है। ठीक है, किसका विस्तार हुआ है? काली मिट्टी का। दो पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए ये जो मालवा पठार जो ये है, कौन सी नदी है? काली नदी। कौन सी नदी है? काली नदी, जो यमुना में अपना मुहाना बनाती है। ये देखिए, फिर यहाँ देखते हैं हम चंबल नदी। कौन सी नदी है? ये चंबल नदी, जो भी ये यमुना की सहायक नदी है। और ये है बेतवा नदी। बेतवा नदी भी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। ठीक है, तो ये है मालवा पठार के बारे में। ठीक है, अब आइए वो हम देखते हैं यहाँ पे विंध्यन पर्वत श्रेणी। कौन सी श्रेणी? विंध्यन पर्वत श्रेणी। देखिए विंध्यन पर्वत श्रेणी में कुछ नहीं है, बस विंध्यन पर्वत श्रेणी में हम देखते हैं कि विंध्यन पर्वत श्रेणी जो है ये क्या है? इस पे दो श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है? भांडेल और कैमूर। इसको बस ध्यान रखिएगा, भांडेल और कैमूर। बस हमें इतना ही विंध्यन पर्वत श्रेणी में पढ़ना है। ठीक है, आइए ये हो गया विंध्यन पर्वत श्रेणी। हमने अरावली पढ़ लिया, मालवा पठार पढ़ लिया, विंध्यन पढ़ लिया। अब आइए देखते हैं सतपुड़ा। देखिए सतपुड़ा पहाड़ी को हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। देखा ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन वो माउंटेन होता है जो दो नदियों के बीच में प्रवाहित होता है। ये जो दो नदियां होती हैं ना, पठारी भाग को काट कर गहरा कर देती है। इसीलिए क्या होता है, यह एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। वास्तव में एक पर्वत नहीं है। क्या है ये? वास्तु सतपुड़ा जो पर्वत है एक वास्तव में पर्वत नहीं है, जो नदियों द्वारा, नर्मदा और तापी नदियों द्वारा जो भ्रंश घाटी का निर्माण किया गया है। इसी भ्रंश घाटी के निर्माण से हमारा जो सतपुड़ा पर्वत है एक पर्वत के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, अब इस सतपुड़ा पर्वत में हम देखिए यहाँ पे इस सतपुड़ा पर्वत पे हम तीन पर्वत श्रेणियों का अध्ययन करते हैं। राजपीपला, महादेव, महाकाल। इनको आप नोट करिए अपने कॉपी में। ठीक है, कौन कौन से? राजपीपला, महादेव और महाकाल। अब देखिए सबसे क्या है, सबसे पूर्व में महाकाल पहाड़ी है। कौन सी है? सबसे पूर्व में महाकाल पहाड़ी है। ठीक है, अब देखिए इसी महाकाल पहाड़ी से, किससे? इसी महाकाल पहाड़ी से, देखिए ये महाकाल पहाड़ी पे एक अमरकंटक चोटी है। इसी अमरकंटक चोटी से दो नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी है ये दो नदियां? एक नर्मदा है, ठीक है, एक सोन नदी है। कौन सी है? एक नर्मदा नदी है, एक सोन नदी है। ठीक है, ये जो सोन नदी है अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर यमुना में अपना बिहार में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, आइए सोन नदी की बात होगी। अब हम बात करते हैं ये यमुना में बनाती है, हमने गलती हो गई। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ इसी अमरकंटक से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी। कहाँ नदी निकलती है? नर्मदा नदी, जो ये आपके ये खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ये हो गया। अब आइए इस महादेव पहाड़ी से। ठीक है, देखिए इस महादेव पहाड़ी से हम देख रहे हैं ना, सतपुड़ा के बारे में पढ़ रहे हैं। इस महादेव पहाड़ी से कौन निकलता है? महादेव पहाड़ी से
तापी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तापी नदी निकलती है। एक बात देखिए, जो ये सतपुड़ा पहाड़ी है, सतपुड़ा पहाड़ी जो सबसे ऊंची चोटी है, क्या है? ये महादेव है ना, यहीं पे जो ये सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं हम? धूपगढ़ चोटी। क्या बोलते हैं? धूपगढ़ चोटी। ठीक है, ये धूपगढ़ चोटी है, यहीं पे एक हिल स्टेशन है। क्या है? इस धूपगढ़ चोटी पे एक हिल स्टेशन जिसका नाम है पंचमढ़ी। क्या है? पंचमढ़ी स्टेशन है, जो घूमने के लिए पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते जाते रहते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ तक हमारा ये बात पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए हम इसके बाद से, सतपुड़ा के बाद से हम अध्ययन करते हैं दक्कन ट्रैप। देखिए ये जो भाग है ना, ये देखिए दक्कन ट्रैप, ये क्या है भाग है? ये दक्कन, देखिए दक्कन ट्रैप का जो भाग है ना, ये सूखा क्षेत्र होता है। क्या होता है? सूखा क्षेत्र। हम जब आपको भारत का मानसून पढ़ाएंगे, चाहे भारत का वो मौसम पढ़ाएंगे, तब उसमें हम बताएंगे सूखा क्यों होता है। जो सूखा होता है ना, ये सूखा क्षेत्र होता है दक्कन ट्रैप। हम आपको आगे बताएंगे दक्कन ट्रैप सूखा क्यों होता है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये दक्कन ट्रैप का हिस्सा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये जो सतपुड़ा पहाड़ी है ना, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण से लेकर के कार्डामम पहाड़ी तक, कहाँ तक? सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण से, तापी नदी, सतपुड़ा पहाड़ी, ये तापी नदी के दक्षिण से लेकर के कहाँ तक? कार्डामम पहाड़ी तक हमारे पश्चिमी घाट का विस्तार है। ठीक है, अब देखिए जिसे हम इस यहाँ पे भी हम कहते हैं पश्चिमी घाट भी एक पर्वत नहीं है, एक ध्यान रखिएगा। पर क्या है? देखिए जब स्थल भाग, देखिए हम जानते हैं कि अर्थ की मोटाई बहुत काफ़ी है, तो जब स्थल भाग एक भाग से कटता है तो उसकी ऊंचाई भी अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये जब ये गोंडवाना लैंड से जो पश्चिमी भाग कटा, तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती थी, जो पूर्व में बहती थी, ये नदियाँ अपने द्वारा काट कर लाए गए निक्षेपों से, क्या है? काट कर लाए गए निक्षेपों के, ये समुद्र है ना, समुद्र को धकेल करके, इसने समुद्र को पीछा धकेल के यहाँ एक मैदान का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब इसी मैदान के निर्माण पे जो ये शहर बसे हैं, इन्हीं सब बसे हुए लोगों में जो ये जो पश्चिमी घाट है, इनको पर्वत जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर वास्तव में दिखाई तो ये कोई पर्वत नहीं है। ठीक है, आइए अब देखिए हम कुछ यहाँ घाट और दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। दर्रे, देखिए दर्रे क्या है ना, दर्रे हमें ये बताते हैं कि देखो, दर्रे हमें ये बताते हैं कि यहाँ कभी ना कभी, दर्रे जो एक प्राकृतिक रास्ता है, क्या है? एक प्राकृतिक रास्ता है जो नदियों के द्वारा बना है। कभी ना कभी यहाँ पे नदियाँ बहती रही होंगी, ये नदियाँ अपना रास्ता बदल दी हैं, जिसके कारण इन दर्रों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो अब हम इन बारी बारी से स्टेट वाइज इन दर्रों का अध्ययन करें। देखिए दो दर्रे हम पढ़ते हैं, कौन कौन से? एक पालघाट दर्रा, एक भोरघाट दर्रा। कौन कौन से? एक पालघाट दर्रा, एक भोरघाट दर्रा, जो मुंबई वाले महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये 2 पॉइंट होगी, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे फिर हम इन भोरघाट दर्रे के दक्षिण में चलते हैं, तो एक हमें चोटी मिलती है महाबलेश्वर चोटी। कौन मिलती है? महाबलेश्वर चोटी। महाबलेश्वर चोटी से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी। इस पॉइंट को नोट करिए, महाबलेश्वर चोटी से कौन सी चोटी निकलती है? महाबलेश्वर गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, इसके दक्षिण में एक कुद्रेमुख चोटी है, दक्षिण इन दोनों के बीच में कौन सी चोटी? कुद्रेमुख चोटी है, इसको भी नोट करिए। चलिए आइए अब देखिए एक ब्रह्मगिरी चोटी है। कौन सी? ब्रह्मगिरी चोटी। ब्रह्मगिरी चोटी से एक पॉइंट है कि इस ब्रह्मगिरी चोटी से कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। क्लियर बात? हम यहाँ तक आपको बता चुके होंगे। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको ब्रह्मगिरी पर्वत तक? चलिए देखिए, जब हम इस दक्षिणी पश्चिमी घाट को करते हैं ना, देखो पश्चिमी घाट का ये सब हो गया। जो पश्चिमी यहाँ से लेकर इस पूरे पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी बोलते हैं। इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, पश्चिमी घाट को हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री भी बोलते हैं। हो गया बात क्लियर? अब देखिए ये जो हो गए, अब इनसे हम क्या करेंगे? अब यहाँ पाइए, देखिए एक नीलगिरी घाट है। कौन सा घाट है ये? नीलगिरी घाट। अब आइए थोड़ा हम यहाँ 2 घाटों के बारे में पढ़ेंगे, एक अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई के बारे में पढ़ेंगे, अन्नामलाई घाट और अनाईमुदी घाट और नीलगिरी घाट। घाट क्या होते हैं? देखिए इधर यहाँ हम पढ़ते हैं पामीर का पठार, इसको ये भी घाट है। ठीक है, तो घाट क्या होते हैं वो देखिए, घाट वो होते हैं जहाँ 4 से 5 पर्वत श्रेणियाँ, जो 4 से 5 पर्वत श्रेणियाँ, मतलब 4-5 अधिक भी हो सकते हैं, एक से अधिक पर्वत श्रेणियाँ जब आपस में मिलती है तो घाट का निर्माण करती है। क्या करती हैं? घाट का निर्माण करती है। उसी तरह का घाट एक हमारे भारत में है, ये है नीलगिरी घाट। ये नीलगिरी घाट 3 राज्यों में विस्तृत है। कौन कौन से?
कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कौन कौन से राज्य? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इस नीलगिरी पे एक चोटी है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए, लिखिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, ठीक है। अब देखिए नीलगिरी के ठीक उत्तर में, नीलगिरी के ठीक दक्षिण में ये पाल घाट दर्रा है। क्या है? पाल घाट दर्रा। दर्रा मैंने बता ही दिया, ये भी एक प्राकृतिक रास्ता है जिसके द्वारा ट्रेन का आवागमन होता है, जो नेशनल हाईवे होते हैं यहीं से निकाले जाते हैं, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों को तो काटा नहीं जाएगा, दुर्गम स्थान होते हैं, इसको हम काट सकते नहीं, तो इन्हीं पासे के द्वारा हम हाईवे, रेलवे का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए एक अनाईमुदी घाट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अनाईमुदी जो घाट है, ये अनाईमुदी घाट भी यहाँ पे 3 पर्वत श्रेणियों का मिलन बिंदु है। देखिए आप देख रहे हैं इस अनाईमुदी के पूर्व में इस अनाईमुदी के उत्तर में अन्नामलाई है, इस अनाईमुदी के पूर्व में, उत्तर पूर्व में है आपका पालनी पहाड़ी, दक्षिण में है आपका कार्डामम या इलायची पहाड़ी। इस कार्डामम पहाड़ी को हम इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं। तो इस अनाईमुदी पहाड़ी की जो अनाईमुदी पहाड़ी है, ये अनाईमुदी पहाड़ी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसी अनाईमुदी जो घाट है, इसी पे एक पहाड़ी है जिसका नाम हम अनाईमुदी ही है। यह जो अनाईमुदी है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हमको लगता है कि अब ये सारी पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अब हम इन सबों की चर्चा कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे है, हम देखते हैं ना एक कोडाईकनाल तमिलनाडु जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, ठीक है। पालनी पहाड़ी है ना, इसी पालनी पहाड़ी पे एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है कोडाईकनाल, ये जो किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। अब देखिए जो पश्चिमी घाट है ना, क्या है? पश्चिमी घाट में जगह जगह क्या है? दर्रे पाए जाते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि ये थार घाट दर्रा, भोर घाट दर्रे देख ही रहे हैं, इन दर्रों की हम बात कर चुके हैं। अब देखिए हम एक चर्चा अभी आपसे कर रहे हैं सिनकोटा गैप, देख रहे हैं ना, यहाँ भी एक छूट गया था। ये है आपका अनाईमुदी और अन्नामलाई के बीच में यही है, एक दर्रा है जिसको हम सिनकोटा गैप या सिनकोटा दर्रा बोलते हैं, ठीक है। ये बात केरल हो गई, समझ में आया कि नहीं आ गया? चलिए अब आइए पूर्वी घाट। देखिए हम पूर्वी घाट का बात करते हैं। देखिए पूर्वी घाट में क्या है, जो पूर्वी घाट है ना, ये पूर्वी घाट बहुत कटा छटा है। क्या है? कटा। अभी से कटा, देखिए हम देख रहे हैं कि बहुत सारी नदियां प्रवाहित हो रही हैं, तो बहुत सारी नदियों के प्रवाहित होने के कारण क्या है, पूर्वी घाट बहुत ही कटा छटा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? क्या है? पूर्वी घाट बहुत कटा छटा है, बात ठीक है ना। तो इसी पूर्वी भाग को कटे छटे होने के कारण से देख रहे हैं, पूर्वी घाट बहुत कटा छटा होता है, इनके अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या है? अलग अलग नामों से जाता है। देखिए जैसे क्या है, इसको एपी में माने आंध्र प्रदेश में किन किन नामों से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश में इसको जैसे नल्ला मलाई, क्या होता है? नल्ला मलाई, इसको आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई, पहला पॉइंट इसको लिखते जाइए अपने उसमें, नल्ला मलाई। पाल कोड़ा, क्या बोलते हैं? पाल कोंडा हो गया, दूसरा हो गया। अब इसको तेलंगाना में क्या बोलते हैं? इसको तेलंगाना राज्य में बोलते हैं सेवाचलम। क्या बोलते हैं? सेवाचलम। तेलंगाना में, ये जो पहले आंध्र प्रदेश का ही भाग था तेलंगाना, इसको हम सेवाचलम बोलते हैं। अब देखिए इसको तमिलनाडु में क्या क्या बोलते हैं? जवादी। देखिए लिखिए इसको जवादी। अच्छा आइए हम इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु में बोलते हैं जवादी। क्या बोलते हैं? जवादी सेवाराय। लिखिए इसको, क्या है? जवादी है हमारा, सेवाराय है, एक है पंचामलाई, ठीक है, पंचामलाई, ठीक है ना। ये इनको हम इस तमिलनाडु राज्य में जानते हैं, ठीक है। ये हमारी पूर्वी घाट की बात रही, समझ में आ गया। अब देखिए जो तमिलनाडु की पहाड़ियां हैं ना, ये देख रहे हैं तमिलनाडु की पहाड़ियां हैं, ये चरकोन साइट से बनी हुई है। किससे बनी है? चारकोनाइट से बनी हुई है। अब यहाँ चारकोनाइट से बनने के कारण ना, यहाँ पे चंदन देखा, अभी आप लोगों ने देखा होगा पुष्पा मूवी आई थी, ठीक है। पुष्पा मूवी में आप लोगों ने जो एक रोल किया था, जो भी हो, तो उन्होंने लाल चंदन की बात देखा होगा ना आप लोगों। तो ये जो चंदन होता है बेसिकली यही तमिलनाडु में ही होता है। क्या होता, कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में ही पाया जाता है। और सागवन के वृक्ष, 2 वृक्ष नाम रखे, चंदन और सागवन के वृक्ष, तमिलनाडु में
पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारी बात होगी तमिलनाडु की। अब देखिए यहाँ से हम 2-3 बात यहाँ से, अभी हमारा इधर यहाँ तक तो हो गया ना। अब यहाँ से एक हमारा छूटा हुआ है, कौन सा? छोटा नागपुर पठार। कौन सा पठार? ये हमारा छूटा हुआ है छोटा नागपुर पठार। और देखिए ये आपका शिलोंग पठार कौन कौन सा है? छोटा नागपुर पठार और हमारा ये शिलोंग पठार छूटा हुआ है। चलिए अब देखिए ये छोटा नागपुर पठार के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए ये जो छोटा नागपुर पठार बेसिकली झारखंड और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। पहला पॉइंट, कहाँ विस्तृत है? ये जो छोटा नागपुर पठार है ये कहाँ विस्तृत है? पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यहाँ से 2 नदियों के बारे में लिखिएगा। 2 नदियाँ, जैसे कि ये 2 नदियाँ जो हैं, दामोदर नदी। कौन सी नदी? एक होती स्वर्ण रेखा नदी और एक होती दामोदर नदी। ये जो दामोदर नदी होता है ना, ये इसको छोटा नागपुर पठार को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। किस में? 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। और देखिए छोटा नागपुर पठार क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि छोटा नागपुर पठार में अनेकों खनिज तत्वों को मिलते हैं हमें। ठीक है, तो अब देखिए ये हमको 2 भागों में बांटती है। पहली बात, यहाँ से एक स्वर्ण रेखा नदी है। क्या है स्वर्ण रेखा नदी? इस छोटा नागपुर पठार से निकल के कि ये यहाँ क्या रांची में जाकर के, जो झारखंड के राजधानी रांची, वहाँ जाकर के मिलती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ना, इस स्वर्ण रेखा नदी में जो आपके हम पढ़ते हैं, अरे झारखंड का एक शहर है, वहाँ से उन शहरों से जो निकलने वाले, कंपनियों से निकलने वाले जो वो नाले का पानी है, इसी स्वर्ण रेखा नदी में प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, तो प्रवाहित किए जाने के कारण यह स्वर्ण रेखा नदी बहुत ही क्या गंदी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? गंदी हो चुकी है। अब गंदी होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हुई है। पॉल्यूटेड होने की वजह से इसको हमें जलीय जीवों के लिए रेगिस्तान कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? स्वर्ण रेखा नदी को जलीय जीवों का रेगिस्तान बोला जाता है। रेगिस्तान क्यों बोला जाता है? कि इसमें जलीय जीव अब नाम मात्र के रह चुके हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। पॉल्यूटेड होने के कारण से यहाँ पे अब इसमें जलीय जीव नहीं रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इस पॉइंट को लेकर जो स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी को हम क्या बोलते हैं? जलीय जीवों का रेगिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक और बात आई है। अब ये जो दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी है, छोटा नागपुर पठार को हम क्या बोलते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इस एरिया को जहां में दामोदर नदी बहती है, इसको रूर प्रदेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूर प्रदेश बोला जाता है। अब देखो रूर प्रदेश क्यों बोला जाता है? रूर प्रदेश इसलिए बोला जाता है कि जो दामोदर नदी है ना, ये दामोदर नदी, आप एक पढ़े होंगे जर्मनी में एक नदी है, नहीं पढ़े भी होंगे तो हम पढ़ाएंगे आपको। जब विश्व भूगोल पढ़ाएंगे तो विश्व भूगोल में हम पढ़ाएंगे। आप एक देश जर्मनी है, जर्मनी की एक नदी है राइन नदी। राइन नदी का जो क्षेत्र, उसको रूर प्रदेश क्षेत्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस रूर प्रदेश क्षेत्र में राइन नदी के घाटी में बहुत ज़्यादा कोयला और बहुत ज़्यादा खनिज तत्व मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत का जो छोटा नागपुर पठार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है, ये दामोदर नदी में भी बहुत खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसी खनिज तत्व पाए जाने के कारण भी इसको हम क्या बोलते हैं? रूर प्रदेश बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। आइए अब यहां से क्लियर होने के कारण अब आपको बता दें। देखिए यहाँ एक हम आपको ये दिखा रहा नहीं है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, एक हमने यहाँ बनाया है, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार है। ठीक है, अब ये छोटा नागपुर पठार का है, इसको हम राजमहल पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी क्या बोलते हैं? राजमहल पहाड़ी। ये जो राजमहल पहाड़ी, इसी राजमहल पहाड़ी का विस्तार क्या है? ये जो शिलोंग पठार, ये पूरा क्या है? शिलोंग पठार। ये पूरे को हम क्या बोलते हैं? शिलोंग पठार। इसी राजमहल पहाड़ी का विस्तार है शिलोंग पठार। तो अब आप पूछेंगे सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये इसी राजमहल पहाड़ी का विस्तार शिलोंग पठार? हम आपको बता दें, देखिए जो नदियां होती हैं अपने रास्ते में आए हुए पहाड़ों को काटती छाटती हैं। तो ये जो शिलोंग जो ये राजमहल पहाड़ी है, इसी हुगली और गंगा नदी के ही रास्ते में पड़ती थी। तो ये दोनों नदियों ने क्या किया कि ये जो राजमहल पहाड़ी को काट दिया, काट करके जो हिमालय से लाए गए निक्षेपों को यहाँ क्या प्रवाहित कर मैंने बैठा दिया। बैठाने के कारण से यहाँ क्या होगा? मैदानी क्षेत्र का निर्माण हो गया। इसीलिए जो राजमहल पहाड़ी यहाँ क्या हो चुकी है?
छट चुका है। अब यहीं पे इसी का जो उठा हुआ भाग है, राजमहल पहाड़ी का जो उठा हुआ भाग है, ये हमारा शिलोंग पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर बात। अब आइए हम यहाँ देखते हैं शिलोंग पठार में बेसिकली हम 5 पहाड़ियों का अध्ययन करते हैं। क्या किसके अध्ययन करते हैं? 5 पहाड़ियों का अध्ययन करते हैं। देखिए इस शिलोंग पठार में ये मेघालय राज्य है, ये असम राज्य है। तो मेघालय राज्य में 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं और असम राज्य में 2 पहाड़ियां पाई जाती हैं। मेघालय राज्य में 3 पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? ये आपकी है गारो, खासी, जयंतिया। कौन कौन सी है? गारो, खासी, जयंतिया। ये जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों का नाम है। इन्हीं पहाड़ियों पर रहने वाले जो जनजातीय लोग हैं इनका भी नाम यही है, गारो, खासी, जयंतिया। इन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम पड़ा हुआ है। सारे पॉइंट क्लियर हो गए। एक पॉइंट और यहाँ से बच रहा है। ये देखिए जो खासी है ना, जो खासी पहाड़ी है, देखो जो शिलोंग पठार के सबसे ऊंची चोटी, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, शिलोंग पहाड़ी जो सबसे ऊंची चोटी है बाबू, ये क्या है? आपकी नोक रेख है। कौन सी है? नोक रेख, जो किस पे है? खासी पहाड़ी पे। किस पे है? खासी पहाड़ी पे। क्लियर। अब देखिए असम में दो हैं, 2 पहाड़ियां हैं। कौन कौन से? एक मिकिर है, एक रेंगमा है। क्या है? एक मिकिर है और एक रेंगमा है। ये जो मिकिर और रेंगमा ये असम राज्य में है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? हमको लगता है कि बात क्लियर होगी। अब एक बात छूट रही थी यहां से हमके, बस्तर का पठार। देखिए बस्तर का पठार में बहुत कुछ नहीं है, बस बस्तर का पठार इसे ध्यान रखिएगा। इस बस्तर के पठार से ये जो पश्चिमी घाट का हिस्सा क्या है? ये बस्तर का आपका पठार है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे बहुत कुछ विशेष है नहीं। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये गुजरात में सौराष्ट्र है, ये गुजरात का सौराष्ट्र है। यहाँ से 2 से 3 पॉइंट जो आपके एग्जाम में हमने देखा कि यूपी के जो जितने टीचिंग एग्जाम्स हो गए या फिर यूपी के जो लोग यूपी अधीनस्थ जो लोकसभा आयोग हो गया, यूपी लोकसभा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा डिस्कस कर लें। ये देखिए भारत का सौराष्ट्र प्रदेश है। ये जब ये प्रायद्वीपीय पठार यानी जो भारत के पश्चिमी दक्षिणी हिस्सा है, जब यह गोंडवाना लाइन से कटा था ना, देखिए हमें पता है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी दक्षिणी भारत में ही है। ठीक है, तो वही डाइवर्सिटी होने का ये हमारा पहले का, देखिए दो तीन बातों यहाँ से हम नोट करेंगे। तो ये हमें पता है कि जो हमारा यहाँ सौराष्ट्र से लेकर के ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। गोंडवाना लैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र रहा है। ठीक है, तो देखिए बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र होने के कारण इस पश्चिमी घाट पर भी बहुत सारे आपको बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र मिलेंगे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि पश्चिमी घाट जो है बहुत ज़्यादा माने ये मानसूनी सवाना घास का क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं। जंगल पाए जाने का एकमात्र कारण है कि ये सवाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जो 0 डिग्री रेखा उसके नज़दीक में है, वर्षा और धूप दोनों तेज होती है। क्लियर हो रहा है सारी पॉइंट? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इन्हीं अनुकूल दशाओं के कारण यहाँ पश्चिमी घाट पे जंगल, पर्याप्त मात्रा में जंगल पाए जाते हैं। जंगल एक यहाँ हम पढ़ते हैं साइलेंट वैली, केरल में एक जगह है साइलेंट वैली। अब इसको हम साइलेंट वैली क्यों बोलते हैं? ये जो घाटी है ना, जो ये साइलेंट वैली घाटी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सवाना जंगलों का विस्तार हुआ है। क्या है? सवाना जंगलों का विस्तार हुआ है। और जो सवाना जंगल का विस्तार माने सवाना जंगल वो होता है जहाँ पे दिन में भी रात जैसा माहौल होता है। अब हमें पता है कि रात में एकदम साइलेंट होता है, तो उसी तरह जो ये पश्चिमी घाट जो केरल में जो साइलेंट वैली है, यहाँ का जो एरिया है एकदम शांत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जंगल और बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं, इसीलिए हमें साइलेंट वैली कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, जैसे हम इसके ऊपर चलेंगे ना, तो ऊपर चलेंगे तो सौराष्ट्र प्रदेश है। सौराष्ट्र प्रदेश में हम 3 पहाड़ियों का अध्ययन करते हैं, मांडो, गिर और वारदा। मांडो, गिर और वारदा पहाड़ी, ये 3 पहाड़ियां हैं जो सौराष्ट्र में पाई जाते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र वहां पाई जाती है। अब देखिए इसी में गिर में ही एशियाई क्षेत्र, एशियाई शेर पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे ये भारत में और कहीं नहीं पाए जाते हैं, बस केवल गुजरात के हिस्से में पाए जाते हैं। तो आप पूछेंगे सर ये गुजरात में ही क्यों पाए जाते हैं? ये तो भारत में, ये भारत के हिस्सा है, तो भारत में पाना हर पाना जाए चाहिए। लेकिन ये जो एशियाई शेर है ना, बस केवल ये गुजरात के गिर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। आइए हम आपको इसका एक मैकेनिज्म, हमें भी चर्चा कर रहे थे कि ये हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यानी दक्षिणी भारत का हिस्सा है, हमारा दक्षिणी अफ्रीका का हिस्सा है। ठीक है, हमें पता है कि दुनिया में सबसे जो शेर है वही उसी कॉन्टिनेंट में दक्षिणी अफ्रीका के सवाना के जंगलों में है, तो पाए जाते हैं। तो जो हमारे ये सौराष्ट्र प्रदेश है ना, यही जो सौराष्ट्र प्रदेश दक्षिणी अफ्रीका के जो सवाना क्षेत्र, उसी सवाना क्षेत्र का ये है। ठीक है ना, तो इस तरह ये हमने आपको आज दक्षिणी भारत में इम्पोर्टेंट जितने
पॉइंट थे, लगभग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दिया है मैंने, ठीक है। अब आइए इसी में वो पुष्पा मूवी की भी चर्चा होगी। देखिए अब एक पॉइंट मैं छोड़ रहा था, इस पॉइंट को भी थोड़ा आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ जो ये मालवा का पठार है ना, इस मालवा को पठार पे बहुत ज़्यादा खड्ड का निर्माण है। इस मालवा को पठार को हम खड्ड भूमि या उबड़ खाबड़ भूमि भी बोलते हैं, ठीक है। अब आइए उबड़ खाबड़ भूमि क्या होता है, थोड़ा 1 मिनट में इसकी चर्चा करके इस चैप्टर को हम आज समाप्त करते हैं। देखिए हमें पता है कि जो ये मालवा का पठार है, इस मालवा का पठार से बहुत सारी छोटी छोटी नदियां प्रवाहित होती हैं, ठीक है। अब ये होती थी, ठीक है। अब इन नदियों के प्रवाहित होने के कारण से वहां पे क्या बोलते हैं, मालवा के पठार पर बहुत ज़्यादा खड्ड का निर्माण हो गया है। किसका निर्माण हो गया है, बहुत ज़्यादा खड्ड का निर्माण हो गया है। खड्ड के निर्माण होने से, किसके, खड्ड के निर्माण होने से यह जो यहाँ की जो भूमि है बहुत उबड़ खाबड़ भूमि है, ठीक है। तो इसको आप अक्सर एक मूवी आई थी, मुझे ध्यान आ रहा है, हाँ सनी देओल की एक मूवी थी वो डकैत मूवी, जिसमें आपने नाम सुना होगा चंबल के डाकू। तो जो ये चंबल के डाकुओं का विस्तार इसी मालवा पठार पर आता था। क्यों? क्योंकि ये जो मालवा पठार था ये दुर्गम स्थल था। यहाँ पे अगर कोई रास्ता नहीं जानता तो एक बार उसमें चला गया तो फिर वापस आना उसके लिए मुश्किल होती है, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ खड्ड है ना कि यहाँ आपको मुश्किल है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं उबड़ खाबड़ भूमि या खड्ड भूमि। और ये जो है नदियों की, इसको हम एक और भाषा अवनालिका अपर्दन, किसके नाम जानते हैं, अवनालिका अपर्दन। अवनालिका मतलब होता है नाली, माने यहाँ बहुत ज़्यादा नालियों जैसा नदियों के द्वारा काटे गए भूमि को नाली जैसा निर्माण हो गया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अवनालिका अपर्दन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा आज का चैप्टर यह कंप्लीट हो गया। आज हम आगे, अब इसके बाद हम आपको जो आगे का हमारा चैप्टर होगा, ठीक है ना, ये हमने उत्तरी हिमालय, दक्षिणी हिमालय, दक्षिण का पठार पढ़ लिया। आगे का अब हम पढ़ेंगे उत्तर का मैदान क्षेत्र, ठीक है। मैदान क्षेत्र के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो होगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।